भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। 13 साल बाद भी नहीं बनी भेल कंपनी। भेल को चेतावनी, या तो प्लांट शुरू करो या जमीन वापस करो। किसानों के हक की लड़ाई, साकोली में विधायक के साथ शुरू हुआ खेत आंदोलन। भंडारा जिले के साकोली तहसील में वर्षों पुरानी पीड़ा आखिरकार फूट पड़ी। आज आमदार डॉक्टर परिणय फुके ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए भेल की दी गई जमीन पर खुद ट्रैक्टर चलाया और साफ कहा, एक तो कंपनी शुरू करो या फिर जमीन वापस करो। साल 2012 में भंडारा जिले के 4 गाँवों कोसरा, दरेगांव, पौनी और नांदगांव के किसानों ने भेल कंपनी को रोजगार के सपने दिखाकर हजारों एकड़ जमीन दी थी। किसानों को उम्मीद थी कि यहाँ बड़ी औद्योगिक परियोजना खड़ी होगी, जिससे गांव में किसान और युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन 13 वर्षों बाद भी भेल कंपनी ने वहाँ कोई प्लांट शुरू नहीं किया। जमीन बंजर पड़ी है और किसान ढगे से रह गए। किसानों के सब्र का बांध टूट चुका था। जब उन्होंने विधायक डॉक्टर परिणय फुके से न्याय की गुहार लगाई तो उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। आज आमदार ने किसानों के साथ मिलकर भेल के मुख्य गेट को खोला और ट्रैक्टर से जमीन की जुताई शुरू कर दी। डॉक्टर फुके ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भेल कंपनी यहाँ जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू नहीं करती तो किसानों को उनकी जमीन लौटाई जाएगी। यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है, किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस घटनाक्रम से पूरे जिले में हलचल मच गई है। गांव-गांव में चर्चा है कि एक विधायक ने सच में किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि किसानों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। भाऊ काय सांगाल की तब्बल 12 वर्षानंतर हा भेल प्रकल्प जो होता जो आता सुरू झालेला आहे, तुम्ही शेती ट्रॅक्टर सुद्धा चालवले आहेत, त्यांनी इथे सुद्धा शेतीचा प्रकल्प सुरू होणार काय? नाही बघा, असं आहे की 2012 मध्ये या भेलचे लोक या भागातील जे 3 गावं आहेत, ब्राह्मणी, खैरी आणि मुंडीपार, या 3 गावांच्या लोकांना भेटले आणि त्यांना सांगितलं की इथे आम्ही मोठा भेलचा प्रकल्प इथे आणणार आहे, मोठा उद्योग आणणार आहे, ज्या माध्यमातून या 3 गावातली नाही तर पूर्ण लाखनी आणि साकोली तालुक्यातील बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळणार आहे। या ज्या शेतकरी या प्रकल्पाला जागा देणार त्या शेतकऱ्याला काही थोडा बहुत मोबदला देणार, पण त्याच्या घरच्या एका व्यक्तीला इथे नोकरी देणार आणि त्या नोकरीच्या आश्वासनावर लोकांनी आपल्या जागा त्या भेल प्रकल्पाला हस्तांतरित केल्या। आणि त्यानंतर या भेल प्रकल्पाला MIDC ने एक फक्त अलॉटमेंट लेटर दिलं की बाबा असं आम्ही तुम्हाला हे जातो, आणि कुठेही या प्रकल्पासोबत MIDC ने कोणताही करार केला नाही, कोणताही ॲग्रीमेंट झाला नाही, कुठेही भेलचं याच्यावर नाव चढलं नाही। 12 वर्ष भेल प्रकल्पाने यांनी इथे कंपाऊंड करून नुसतं इथे यांनी ही जागा बळकवण्याचं काम या भेल कंपनीने केलं आणि कुठेही रोजगार नाही दिला, इथे कोणताही उद्योगधंदा सुरू नाही केला आणि काहीच सुरू नाही केलं। आणि म्हणून मग 12 वर्ष वाट पाहून आम्ही या समितीने, जी शेतकऱ्यांची संघटना आहे, त्या सगळ्या लोकांनी भेल जे पुन्हा काय म्हणतात त्याला भेल बाधित जे शेतकरी आहे त्या लोकांनी, प्रकल्पग्रस्त जे आहेत त्यांनी एक संघटना तयार केली आणि तेही अनेक वर्षापासून आंदोलन करतात आहे। अनेक मोर्चे, अनेक उपोषण, उन्हातानात बसून छोटे छोटे मुलं असतील, बाया असतील, महिला असतील, पुरुष असतील, सगळ्यांनी तिथे फार आंदोलन कष्ट केले। त्यानंतर मी याचा सातत्याने पाठपुरावा केला। मी ज्यावेळेस इथे निवडून आलो त्यानंतर मी सातत्याने केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री जे होते त्यावेळेसचे आनंदजी गीते त्यांची भेट घेतली। त्यानंतर जे उद्योग हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर होते त्या लोकांना भेटलो, भेलच्या अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि त्यांनी कोणतीही दाद माझ्या कोणत्याही विषयाला दिली नाही। अनेक पत्र व्यवहार केले। त्यानंतर या संदर्भाची एक लक्षवेधी मी विधान परिषदमध्ये लावली। त्यानंतर मंत्र्यांनी या माझ्या लक्षवेधीची दखल घेऊन, उदय सामंतजी मंत्री होते, त्यांनी या भेलला एक नोटीस दिलं की तुम्ही इथनं जागा खाली करा आणि इथे आम्ही दुसरा उद्योग आणू। त्यांनी आम्हाला लिहून दिलं की आम्ही इथे 2-3 महिन्याच्या आत प्रकल्प सुरू करतो
3 महिने झाले, 6 महिने झाले, 9 महिने झाले, पण प्रकल्प सुरू झाला नाही. त्यानंतर आम्ही त्यांना नोटीस दिली, MIDCने नोटीस दिली की तुम्ही ही जागा खाली करा, आम्ही दुसरा प्रकल्प आणणार आहे. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की नाही आम्ही आता सोलार प्रकल्प आणणार आहे. आम्ही म्हटलं आम्ही इथे आमच्या जागा, आमच्या शेती हे आम्ही रोजगार निर्मितीसाठी दिले. आमच्या घरच्या युवकाला काम भेटलं पाहिजे, रोजगार भेटला पाहिजे, म्हणून ही आमच्या शेती जमीन इथे दिल्या आणि कवडीमोल भावाने दिल्या. म्हणजे 5 आणि 10 लाख रुपये एकर दिलेला. आज इथे 50-60 लाख रुपये एकरचा इथे जमिनीचा भाव आहे. तरी आम्ही कमी भावात याच्यासाठी दिला की आमच्या घरच्या बेरोजगार युवकाला रोजगार मिळणार, आमच्या घरच्या पुरुषाला, महिलाला काम मिळणार. आणि असं काही न करता या लोकांनी सोलार प्लॅन्ट आणण्यास सांगितलं. आम्ही यांना सांगितलं. त्यानंतर परत अनेक मिटिंगा झाल्या. त्या मिटिंगमध्ये आम्ही यांना सांगितलं की आम्ही तुम्हाला मराठवाड्यामध्ये दुसरी सोलार प्लॅन्ट टाकण्यासाठी एवढीच मोठी जागा दुसरी देतो, पण तुम्ही ही जागा खाली करा. इथे आम्ही मोठ्या प्रमाणात मोठा दुसरा उद्योग आणू, फूड प्रोसेसिंग युनिट आणू किंवा आणखीन बाकी कोणताही उद्योग आणू. पण ते काही करायला तयार नाही. आता कमीत कमी 4-5व्यांदा MIDCने त्या संदर्भात मिटिंग घेतली. मी स्वतः त्या मिटिंगला हजर होतो. पण भेलने आम्हाला सांगितलं, भेलच्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही तुम्हाला 15 दिवसाच्या आत कळवतो आम्ही काय करणार आहे किंवा आमचा काय निर्णय कळवतो. आज ती गोष्ट होऊन 2 महिने झाले, त्यांच्याकडनं कोणताही प्रतिसाद नाही. मग काल ज्यावेळेस माझ्याकडे सगळे या भागातील शेतकरी आले होते, हे भेल प्रकल्पग्रस्त आले होते, त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की जोपर्यंत भेल प्रकल्प सुरू होत नाही किंवा सरकारच्या माध्यमातून दुसरा प्रकल्प सुरू होत नाही किंवा MIDCच्या माध्यमातून एखादा नवीन उद्योगधंदा येत नाही, तोपर्यंत आमची ही शेतीची जमीन आम्ही इथे शेती करू. आणि मग आज आम्ही इथे येऊन आमची शेती सुरू केली. आताच आम्ही सर्व माझ्या भावांनी आणि मी सगळ्यांनी मिळून आम्ही ट्रॅक्टरने नांगरणी केली या जागेची. आम्ही आता परे पण टाकले आणि आजपासून आम्ही शेती सुरू केलेली आहे. आम्हाला कोणाचाही विरोध नाही, आम्हाला कोणासोबत भांडण करायचं नाही, कोणासोबत तंटा करायचा नाही. माझी फक्त एकच विनंती आहे की आमची शेतीची जागा आहे, जोपर्यंत प्रकल्प सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे शेती करू. जिला नियोजन समिति की बैठक में घोड़ा यात्रा के लिए प्रख्यात पौनी तहसील के अडालके तथा साकोली तहसील के सावरबन इन 2 गांवों को क श्रेणी के तीर्थ स्थल के रूप में मंजूरी दी गई। भंडारा जिले की जिला नियोजन समिति की बैठक राज्य के कपड़ा मंत्री और भंडारा जिले के पालक मंत्री संजय सावकारे की अध्यक्षता में रविवार को हुई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष कविता उइके, सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक नाना पटोले, विधायक परिणय फुके, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, विधायक राजू मोरे, विधायक अभिजीत वंजारी, जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार सालवे, जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन आदि उपस्थित थे। इस बैठक में 31 जनवरी 2025 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई, अनुपालन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही जिला वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत मई माह के अंत तक किए गए खर्चे को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया, जिस पर पालक मंत्री सावकारे ने कहा कि सरकारी कॉलेज के काम में तेजी लाने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। अप्रैल मई के जिले में हुई भारी बारिश के दौरान धान की फसल को हुए नुकसान और पंचनामा के मुद्दे पर जब सभी प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मुद्दा रखा। इस समय कृषि विभाग और निवासी उप जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1100 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। इस दौरान विपणन विभाग ने बताया कि जिले में 236 धान खरीदी केंद्र संचालित है। पालक मंत्री सावकारे ने तुमसर और मोहाड़ी में तहसील के खेल मैदानों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।
सामूहिक विवाह आयोजित कर उसमें बाल विवाह कराया जा रहा था। यह मामला दौनीवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा में 6 जून को सामने आया है, जिसके बाद जिला महिला व बाल विकास अधिकारी गोंदिया द्वारा की गई कार्रवाई में 7 जून को विवाह समारोह आयोजित करने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में तिरोडा तहसील के परसवाड़ा निवासी मुकेश पूरणलाल भगत उम्र 54 वर्ष, मनीराम मोहन हिंगे उम्र 55 वर्ष, भुवनेश्वर दसाराम सोनवाने उम्र 47 वर्ष, अरुण उत्तम प्रसाद मिश्रा उम्र 49 वर्ष, लक्ष्मण नानू तितिरमारे उम्र 49 वर्ष, रमेश प्रेमलाल येरने उम्र 46 वर्ष, रामराव लक्ष्मण मुड़े उम्र 58 वर्ष, माणिक केशव ठाकरे उम्र 52 वर्ष, धर्मेंद्र डुलीचंटे काम उम्र 48 वर्ष एवं गजानन दसाराम ढबाले उम्र 48 वर्ष का समावेश है। गौरतलब है कि बाल विवाह अपराध होने की जानकारी होने के बावजूद जिले में चोरी छिपे बाल विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तिरोडा तहसील के मेहंदीपुर ढीवरटोला में 15 वर्षीय युवती का विवाह रचाया जा रहा था कि जानकारी मिलने के पश्चात जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा विवाह स्थल पर पहुंचकर बाल विवाह को रोका गया था। भंडारा जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पालक मंत्री संजय सावकारे भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान विकास निधि को लेकर सांसद प्रशांत पडोले और पालक मंत्री के बीच तीखी शाब्दिक झड़प हो गई। इस दौरान सांसद के सोशल मीडिया संभालने वाले बेटे ने घटनाक्रम का वीडियो बनाना शुरू किया, जिससे पालक मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में उसका मोबाइल छीनकर उसे सभागृह से बाहर भेज दिया। यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। बैठक में विधायक, सांसद और पालक मंत्री के बीच जमकर बहस हुई। हालांकि पालक मंत्री ने इस घटना को मामूली बताया है। सर, निधीला घेऊन लोकप्रतिनिधींनी नाराजगी व्यक्त केली आणि तिथे थोडंसं शाब्दिकही झालं, अशी बाहेर कानोकान आली आहे। काय नेमकं ते प्रकरण घडलं? एका लोकप्रतिनिधीच्या सोशल मीडिया हँडल करणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल हिसकावण्यात आला, अशी एक माहिती आहे। काय नेमकं प्रकरण झालं? जिल्हा नियोजन मध्ये जे नियोजन समितीचे सदस्य असतात फक्त त्यांनाच आतमध्ये अलाउड असतं। ही बाहेरची व्यक्ती आलेली होती, शूटिंग करत होती म्हणून त्यांचा मोबाईल घेण्यात आला, त्यांना बाहेर काढण्यात आलं। बाकी असं काही घडलेलं नाही। पिंडदान करने गई 3 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई। यह घटना गोंदिया तहसील के बाग नदी के कोरनी घाट में 8 जून को दोपहर 12 बजे के आसपास घटित हुई। मृतकों में राजीव नगर वार्ड क्रमांक 4 हिंगना नागपुर निवासी मीरा इसुलाल तुरकर उम्र 55 वर्ष, मीनाक्षी संतोष बघेले उम्र 36 वर्ष, स्मिता शत्रुघ्न टेमरे उम्र 39 वर्ष बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मीरा तुरकर के छोटे बेटे मुकेश तुरकर की बीमारी के कारण 30 मई 2025 को मृत्यु हो गई थी और उसके पिंडदान के लिए 20 से 25 लोग 8 जून को दोपहर 2 बजे गोंदिया तहसील के बाग नदी के कोरनी घाट आए थे। दोपहर लगभग 12:30 बजे पिंडदान की पूजा करने से पहले महिला स्नान करने के लिए घाट पर उतरी। नहाते समय गायत्री राजेश तुरकर नामक महिला का पैर फिसला और वह पानी में गिर गई, जिसे बचाने के लिए मीनाक्षी संतोष बघेले ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी डूबने लगी। दोनों को डूबता देख स्मिता शत्रुघ्न टेमरे पानी में कूद गई और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी डूब गई। तीनों को डूबता देख मीरा इसुलाल तुरकर उम्र 55 वर्ष ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उनकी भी जान चली गई। चारों को डूबता देख पिंडदान करने आए बच्चों में से एक ने शोर मचा दिया। इससे पिंडदान कर रहे लोग मौके पर दौड़े और उनमें से एक ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और गायत्री राजेश तुरकर को बचा लिया, लेकिन मीनाक्षी संतोष बघेले, स्मिता शत्रुघ्न टेमरे और मीरा इसुलाल तुरकर को बचाने में असफल रहे और तीनों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही रावणवाड़ी के थानेदार वैभव पवार, पीएसआई जाधव, पुलिस हवालदार बर्वे अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोर की मदद से तीनों के शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा लगाए गए मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोपों पर भाजपा विधायक प्रणय फुके ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, जिसकी प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीकी पद्धति से होती है। मतदान प्रतिशत में समय के साथ बदलाव सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। इसमें कोई छिपाने या फिक्सिंग जैसा सवाल ही नहीं उठता। बघा असं आहे की आता नुकतंच आपण सांगितल्याप्रमाणे मी नाना पटोलेंची आता जी त्यांनी प्रेस घेतली त्या संदर्भात मी ते बघितलं आणि त्यांचे प्रामुख्याने 2 आक्षेप आहे। राहुल गांधींनी या संदर्भात आक्षेप घेतला होता, त्याचा आजच लोकमत आणि अनेक माध्यमांमध्ये माननीय फडणवीस साहेबांनी एकदम त्या पूर्ण जे त्यांनी आरोप केले त्याचं खंडन
चांगल्या प्रकारे केलेला आहे, त्या संदर्भातली आकडेवारी त्यांनी चांगल्या प्रकारे जोडलेलं आहे. आज नाना पटोलेजींनी ज्या प्रकारचे आरोप केलेले आहे, मला असं वाटतं की काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी ज्याप्रमाणे वागतात त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे पप्पू नाना पटोले हे त्याचप्रमाणे वागतात आहे. आणि कुठेतरी हरल्यानंतर स्वतः आत्मचिंतन करण्यापेक्षा हे आरोप प्रत्यारोप करत असतात. निवडणूक झाली, जसा निकाल लागला ते EVMवर दोष देत होते. आणि त्यावेळेस आम्ही त्यांना सांगितलं की बाबा, कर्नाटकामध्ये तुमची सरकार आली त्यावेळेस EVM चांगली असते, लोकसभेमध्ये तुमच्या थोडं बहुत जास्त सीटा आल्या निवडून तर त्यावेळेस EVM चांगली असते. आणि जसं तुम्ही हरले त्यानंतर EVMवर, इलेक्शन कमिशनवर ते आरोप करणं सुरू करतात. आता त्यांचा आरोप आहे की लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभेमध्ये मतदानाचा टक्केवारी वाढला. अनेक कारणं होते की लोकसभेमध्ये मतदानाचा टक्केवारी कमी होता, उन्हाळा होता किंवा अनेक कारणं होते, तिथे कमी होता, पण वाढलं. त्यानंतर शासनाने, प्रशासनाने आणि लोकांनी कुठेतरी कमी मतदान झाल्यामुळे कसं नुकसान होतं, कसं चुकीचे लोक निवडून येतात हे सामान्य नागरिकांनी, सामान्य जनतेने बघितलं. आणि म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस लोकांनी सतर्क होऊन चांगल्या प्रकारे मतदान केलं आणि म्हणून मतदाराची टक्केवारी वाढली. दुसरा त्यांचा आरोप आहे की 6 वाजल्यानंतर मतदान होतं. मतदानाचा वेळ सकाळी 7 वाजल्यापासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असतं. 6 वाजेपर्यंत जेही लोक त्या प्रिमायसेसच्या गेटच्या आतमध्ये, गेट बंद केला जातं 6 वाजता, पण ते जितकेही लोक त्या प्रिमायसेसच्या आतमध्ये येतात त्या सगळ्या लोकांना मतदान करण्याचा अधिकार असतो. आणि ते यावेळेस नाही, या निवडणुकीत नाही, मागच्या 50 वर्षात जितक्याही निवडणुका झाल्या, त्या ग्रामपंचायतची असणार, जिल्हा परिषदेच्या असणार, महानगरपालिकेच्या असणार, विधानसभेचे असणार किंवा लोकसभेचे असणार, त्या सगळ्या निवडणुकीमध्ये 6 वाजल्याच्या आतमध्ये जे लोक आतमध्ये गेले प्रिमायसेसच्या, त्या सगळ्याच लोकांना मतदान करण्याचा मुभा असतो, मतदान करण्याची परवानगी असते आणि तो त्यांचा अधिकार आहे, तो कोणीही रोखू शकत नाही. 6 वाजल्यापासून तर ते 8 वाजेपर्यंत मतदान चालतं. आणि निश्चितच तो आकडा यावेळेस मोठा होता, कारण यावेळेस लोकांनी भराऱ्यांनी चांगल्या यांनी मतदान केलं. आणि लोकांनी कारण बघितलं होतं की लोकसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीचे खासदार निवडून दिले, त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे खासदार निवडून दिले, चुकीचे लोक निवडून दिले आणि म्हणून यावेळेस मतदान चांगलं झालं. नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं साकुली तहसील के भेल गांव, भेल में, जहां भेल प्रकल्प लाया गया था 13 साल पहले। लेकिन आज जो आप दशा दे सकते हैं जैसी कि वैसी, लोगों से जो ज़मीन खरीदी गई थी जो 10 लाख रुपए के भाव से, आज जो कीमत है 50 लाख के ऊपर है, लेकिन लोगों को इसको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिला। आज जो किसानों ने जो अपने ज़मीन दी थी कि शायद उनके परिवार के लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा, पर ये भेल प्रकल्प शुरू ही नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पर जो लोगों को रोजगार मिलना था, जो लोगों को फायदा मिलना था, वो नहीं मिल पाया। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विधायक परिणय फुके जी। उन्होंने आज आकस्मिक यहाँ पर एंट्री की है, जो पूरे गांव के लोग, किसान लोग यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का आज उन्होंने आकस्मिक एंट्री की है और क्या करने वाले हैं आगे चल के, वो उनसे जानते हैं। सर बताइए कि आज किस तरह का आज एक आकस्मिक एंट्री की आपने, और सारे काश्तकार आपके साथ में जुड़े हुए हैं, क्या रहेगा आगे का पोजीशन? देखिए, 2012 में भेल के कुछ लोग हमारे 3 गांव में, ब्राह्मणी, मुंडीपार और खैरी, ये और पिंपड़गांव, ये गाँव में जाके वहाँ के किसानों को बोले कि हम यहाँ पे भेल का बड़ा प्रकल्प यहाँ पे ला रहे, एक बड़ा उद्योग यहाँ पे ला रहे हैं जिसमें आपके घर के एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। और सभी ये तीनों तालुके से कम 4-5 हज़ार लोगों को नौकरी इसमें मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। जो लोग अपनी खेती देंगे उनके घर का एक व्यक्ति को यहाँ पे परमानेंट नौकरी देने का आश्वासन उन्होंने दिया था। और इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र के किसानों ने अपनी अपनी ज़मीनें एकदम ही कम दाम पे उनको हस्तांतरित की, बेची नहीं, सिर्फ हस्तांतरित की। और जिस दिन हमारे घर के लोग व्यक्ति को नौकरी लगेंगे उस दिन हम उसको बेच भी देंगे। और MIDC ने ये सब जगह का सिर्फ अलॉटमेंट का एक पत्र भेल को दिया 2013 में। सिर्फ अलॉटमेंट के पत्र के भरोसे भेल कंपनी ने यहाँ पे पूरा कंपाउंड वॉल डाला 500 एकड़ पे, गेट डाला और गेट पे 3 चौकीदार लगा दिए और बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी काम, ये भेल प्रकल्प, भेल कंपनी की तरफ से कुछ भी काम हुआ नहीं, कोई भी काम शुरू ना हो, कोई फैक्ट्री शुरू नहीं हुआ, कोई प्लांट शुरू नहीं हुआ, और किसी एक भी व्यक्ति को यहाँ रोजगार नहीं दिया। यहाँ पे जो 3 गार्ड है ये भी बिहार से आए हुए, ये भी कोई यहाँ के स्थानिक लोगों को, 3 चौकीदार की भी नौकरी यहाँ के स्थानिक लोगों को, ये किसानों के बच्चों को नहीं दी गई। और पिछले 2016 से जब मैं यहाँ पे विधान परिषद चुन के, तब से मैं इनके साथ ये विषय
विविध प्लेटफॉर्म पे, विविध जगहों पे मंत्रियों से मिला, ये हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर से, भेल कंपनी के लोगों से मिला, जीएम से मिला, सब लोगों से मिला, सबको पत्र व्यवहार किया। हजारों पत्र व्यवहार मैंने ये संदर्भ में किया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने ये संदर्भ में एक लक्ष्य विधि लगाई थी अधिवेशन में, विधान परिषद में, और ये लक्ष्य विधि का जवाब में मुझे मंत्री ने आश्वस्त किया कि यहाँ पे हम भेल प्रकल्प जब नहीं शुरू हुआ तो हम नया दूसरा प्रकल्प यहाँ पे लाएंगे, और उन्होंने इनको नोटिस दिया। इन्होंने फिर हमको पत्र दिया कि नहीं, हम इसमें जल्द से जल्द कुछ तो भी शुरू कर रहे, ये कर रहे, और उनने 3 महीने के अंदर शुरू करने का आश्वासन दिया, पर 9 महीने होने के बाद भी इनने शुरू नहीं किया। इसीलिए फिर इनको इनका अलॉटमेंट कैंसिल का लेटर पत्र MIDC ने भेल कंपनी को दिया। उसके बाद भेल कंपनी कोर्ट में गई और कोर्ट में से स्टे लाया कि हम इधर दूसरा कोई प्लांट ला रहे। इसके बाद हमारी अनेक मीटिंग हुई, अनेक बार हमारे ये संदर्भ में पिछले 2 महीना पहले एक मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें भेल के अनेक अधिकारी इसमें थे। बहुत सारे अधिकारी दिल्ली से और विविध जगहों से, विविध इनके ऑफिसों से उनने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की और हमको बोला कि हम 15 दिन के अंदर ये संदर्भ का कुछ ना कुछ निर्णय देंगे। उनने पहले बोला था कि हमको सोलर प्लांट डालेंगे। हमने उनको बोला कि यहाँ सोलर प्लांट हमने रोजगार निर्मित के लिए ये जगह दी है, सोलर प्लांट डालने में रोजगार निर्मित नहीं होती। तो MIDC ने उनको बोला कि हम आपको मराठवाड़ा में इतनी बड़ी जगह, इससे ज़्यादा जगह हम आपको मराठवाड़ा में देते, ये जगह आप खाली करके दो, हम इधर दूसरा कोई तो भी रोजगार जिससे निर्मित होगा ऐसा उद्योग आपको लाके देंगे, हम इधर हमको लाना है और आपको हम दूसरी जगह देंगे, पर्यायी जगह देंगे। और उन्होंने हमको बोला कि हम 15 दिन के अंदर इसका उत्तर देंगे, पर आज 2 महीने हो गए, कोई जवाब उनका आया नहीं। आज कैसा कल मैं जनता दरबार, मेरा कल जनता दरबार था, कल मेरे जनता दरबार में ये सब मेरी बहनें वहाँ पे आई और उन्होंने मुझे दरखास्त किया कि आप इतने साल से, आपके जैसा नेता इसमें जब इतने साल से प्रयत्न कर रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, तो इसमें तो कुछ हमारा भवितव्य अंधेरे में दिख रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जब तक ये प्लांट शुरू नहीं होता तब तक यहाँ पे अपन खेती करेंगे, क्योंकि ये सब लोगों ने, ये सब मेरी बहनें, इनने सब ने जगह इधर दी है। ये आज इनकी खुद की खेती थी, खुद की ज़मीनें थी, ये पहले किसान थे, खेती करते थे, आज ये दूसरे के खेत पे मजदूरी करते हैं। तो मैं इनको, मेरी सब बहनों को बोला कि दूसरे के खेत पे मजदूरी करने से अच्छा अपनी खुद की ज़मीन है, जब तक हमें ये कंपनी में रोज़गार मिलता नहीं, जब तक ये कंपनी शुरू होती नहीं, तब तक हम यहाँ पे अपनी किसानी करेंगे, अपनी खेती करेंगे। और इसीलिए आज हम सब ने ठहराया, सवेरे ये हुआ कि हम 9 बजे यहाँ सब मिलेंगे और यहाँ अंदर आके अपनी खेती शुरू करेंगे। पुलिस ने हमको रोकने का प्रयत्न किया, पर हमने उनको विनती किया कि भेल की जगह ही नहीं है, भेल के नाम पे ना 7/12 है, ना कोई एग्रीमेंट है, सिर्फ अलॉटमेंट का एक चिट्ठी, एक छोटी सी चिट्ठी MIDC के माध्यम से, वो भी MIDC ने कैंसिल की है। तो अभी भेल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये जो जगह है, ये सब 7/12 में ये किसानों का नाम है आज भी। तो जो 7/12 पे जो किसान का नाम है वो यहाँ पे खेती करेगा। तो इसीलिए हमने मेरे साथ मेरे 7-8 भाइयों ने मिलकर, ट्रैक्टर मिलकर हमने आज पूरा इसको नांगर नहीं लगा, अंतर जुताई किया, और पूरा जुताई करके कम से कम 10 एकड़ को हमने जुताई करके आज हमने यहाँ बीजा रोन भी कर दिया, हमने धान काश्तकारी चालू कर, हाँ काश्तकारी चालू कर दिया, मैंने इसका उद्घाटन कर दिया, मैंने काश्तकारी कर दिया। और मैं मेरे सब बहनों को, मेरे भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप रोज़ यहाँ काश्तकारी करो, हफ्ते में एक दिन मैं खुद यहाँ आके 2-4 घंटा आपको आपके साथ मिलके काम करूँगा। आज 1 घंटा किया मैंने, इनसे मेरी रोजी भी लेने वाला हूँ मैं। इनको जब प्रकल्प में जब इनको नौकरी मिलेंगी तब इनसे सबसे मैं रोजी लेने वाला हूँ, रोज हर हफ्ते में 1 घंटा इधर आके काम करने की। आप हमेशा भंडारा जिला वासियों के लिए हमेशा कोई ना कोई लड़त के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। आज जैसी आपने ये भेल विषय को लेकर आगे बढ़ा है, कई बार हमने देखे कि आपने क्या बोलते वो गड्ढा योजना जो चालू करी, सिवार योजना, उसके माध्यम से तालाब योजना चालू की भंडारा के लोगों के। हाँ, तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भंडारा जिलों को किसी न किसी तरह से फायदा मिले, आपका हमेशा एम रहता है। तो ऐसा क्या है और जो भंडारा जिलों के रोजगार के लिए आप आगे सर के सोच रहे हो? देखिए, ऐसा है कि भंडारा जिला आप जब महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे पिछला जो विभाग है वो विदर्भ है, अनेक वर्षों से पिछला रहा है। देवेंद्र जी फडणवीस ये महाराष्ट्र के जो 2014 में मुख्यमंत्री, तब से विदर्भ की तरफ सरकार का ध्यान भी आया और सरकार का अनेक योजनाएं विदर्भ में आए, अनेक प्लांट आए, अनेक उद्योग धंधे भी आए और उसके बाद आना शुरू है। पर कहते भी भंडारा और गोंदिया जिले की तरफ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि दुर्लक्ष्य हुआ। जब मैंने इसके
प्रति जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि इसमें 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्षेत्र की अनेक MIDC ये इको सेंसिटिव जोन में आती है। भंडारा और गोंदिया का जो अधिकतम भाग है ये नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, कोर में, बफर में, और उसके बाद उसके भी आगे इको सेंसिटिव जोन के अंदर 50% जो विभाग है, दोनों जिले का जो एरिया है वो 50% विभाग इसीलिए मैंने नवेगांव नागजीरा का जो इको सेंसिटिव जोन निकालने का, इसमें पहले भेल भी था 2022 में मैंने निकाला। 2016 में भेल प्रकल्प भी था, उसमें देवरी MIDC था, भेल प्रकल्प था, गोरेगांव का MIDC एरिया था। ये तीनों MIDC एरिया फिर मैंने देवरी MIDC होगा, भेल होगा, ये मैंने फिर इसका डिनोटिफिकेशन करके केंद्र सरकार के पीछे लग के 2 साल जब मैंने बहुत प्रयत्न किया तब ये सब इको सेंसिटिव जोन में से निकला। ऐसी अनेक जगह है जो इको सेंसिटिव जोन में, और इसीलिए अभी मैंने मांगनी की है कि ये जो इको सेंसिटिव जोन की जो हद है ये कम करना चाहिए, और बाकी ये जो कम होने का जो जगह है ये उद्योग धंधों के लिए उपयोग में लाना चाहिए। आज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे धान के किसान हैं, और कई साल अभी हमारे कोड़ी समाज ने 100 साल पहले ये जो तालाब खोदे, ये तालाब कई बुझने के कगार पे, पानी खत्म होते जा रहा है, और धीरे धीरे किसानों को पानी की कमतरता महसूस होने लगी है। और इसीलिए अगले 100 साल का दृष्टिकोण सामने रखते हुए मैंने गाड़ मुक्त धरण के अंतर्गत सभी तालाब, भंडारा गोंदिया जिले के 4400 तालाब और 10 बड़े धरण खोदने का काम शुरू किया। ये साल हमने भंडारा जिले में शिवनी बांध तालाब धरण खोदने का काम शुरू किया, और गोंदिया जिले में शिरपुर धरण खोदने का काम शुरू किया, और हर साल एक धरण और 200 गांव, 200 तालाब लेने का हमने काम अभी चालू किया। ये साल हम लगभग 35 से 40 लाख क्यूबिक मीटर गाड़ जो है उसमें से निकाल के किसानों को देने का काम ये साल हम करने वाले। इसमें से 20 लाख का लगभग हो चुका है काम, और अगले साल से 2 करोड़ क्यूबिक मीटर हर साल ये गाड़ निकाल के ये तालाब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम हम करने वाले। निश्चित ही ये माध्यम से किसानों को अगले 100 साल, भंडारा गोंदिया जिले के किसानों को अगले 100 साल पानी की कोई चिंता नहीं रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से योजनाओं का जो फायदा जो है भंडारा जिले लोगों के वासियों को मिलना चाहिए, इसलिए हमारे विधायक परिणय जी हमेशा आगे बढ़ के कदम उठाते हैं। और जो आप देख रहे हैं भेल का जो विषय है, जो किसान अपनी खेती से दूर चले गए थे, जिनके पास में खेती की योजना नहीं थी, जो अब दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे, आज हमारे परिणय फुके जी की वजह से आज उनकी खुद की खेती पर वो आज हल जोतने के लिए यहाँ मौजूद है। ट्रैक्टर से उन्होंने अपने खेती पर आज ट्रैक्टर चलाया और विजय की। ऐसी ही खबरों के साथ में मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करता था। क्राइम इंडिया न्यूज़।